अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जो 8 मार्क्स हैं ग्रामर के, जिसमें आपको एडिट द फॉलोइंग पैसेज वाला क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे एंड पूरा बताऊंगा सॉल्व कैसे करना होता है। ये नहीं कोई और अगर आपको पैसेज आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाली पैसेज बता दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, बट आपको एग्जाम में कोई और पैसेज आ जाए उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपके 8 मार्क्स ईजिली क्लियर हो जाएंगे विद इन फ्यू मिनट्स। देखो, जो स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे आपकी क्लास वाइज भी है, तो आपको वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आएगी कुछ दिन के लिए, 1 या 2 दिन लग सकते हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखो, वहाँ पर आपको सभी अपडेट्स और सभी मटेरियल एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर बात करें राइटिंग स्किल की, उस पर पूरा वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 1 नोट मेकिंग, उस पर भी वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। एंड कोशिश करूंगा मैं आपके लिए कल मॉर्निंग को ही एक पूरा डिटेल में वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपके पूरे 80 मार्क्स की जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो पूरे मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो सके। अब हम बात करते हैं, जो आपको क्वेश्चन आता है एडिट द फॉलोइंग पैसेज। अगर आप यहाँ पर देखें एडिट द फॉलोइंग पैसेज, आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा कि इसको एडिट करना है, बट आपने ये चीज़ नहीं देखी एडिट कैसे करना है। अगर आप अपने सिलेबस देखोगे, सिलेबस से आपको ये चीज़ पता चलेगी, आपको जो यहाँ पे एडिट करना होता है उसमें आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखना होता है, टेंसेस देखने होते हैं, पंक्चुएशन देखना होता है, नरेशन देखना होता है, कंजक्शन देखना होता है, प्रीपोजिशन देखना होता है, एंड चेंज ऑफ वॉइस देखना होता है। तो आपको ये, अगर आप चेक करोगे ना, इसको डीप जाओगे, यहाँ पर आपको मुझे लगता है 20 मिस्टेक्स निकल जाएंगी ग्रामेटिकली, 20 भी। बट आपने सिर्फ और सिर्फ 8 मिस्टेक्स तक ही निकालनी है। बट आपने सिर्फ ये वाली मिस्टेक्स निकालनी है, आपने कोई और नहीं निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ ये निकालनी है, क्योंकि आपको ग्रामर में ये पोर्शन है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा भी कि ये वाली जो यहाँ पर इनमें गलती होंगी उसको कैसे हम देखेंगे, कैसे देख सकते हैं। उससे पहले हमें पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है। हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टेंसेस, पंक्चुएशन, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड चेंज ऑफ वॉइस, ये होता क्या है, इसको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप खुद इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, और मैं आपको बताऊंगा भी इसके 2 तरीके कि आपके एग्जाम में कैसे लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ग्रामर में हमें ये चीज़ें सीखनी है, और आपके सिलेबस में यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सबसे पहले ये चीज़ सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत दिया होगा, आप उसका आंसर कर पाओगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले थोड़ा बहुत पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। देखो, प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं, जो भी नाउन या जो भी सब्जेक्ट जो है, उसके बदले में हम कोई और वर्ड यूज़ करें, तो हम उसको प्रोनाउन बोलते हैं, ताकि हमारा जो वर्ड है वो रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने धोनी के बारे में लिखा, धोनी इज़ अ क्रिकेटर। अब मैं इसको कंटिन्यू लिखूँ, धोनी इज़ अ क्रिकेटर, धोनी इज़ फ्रॉम कश्मीर, धोनी ऐसा, धोनी वैसा। अब बार बार हम धोनी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना। धोनी एज अ नाउन हो या धोनी एज अ सब्जेक्ट हो जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमारा जो है इसको बार बार, ताकि रिपीट ना हो, इसके बदले हम कोई वर्ड यूज़ करें। जैसे धोनी है तो हम इसको ही यूज़ करेंगे, अगर ये कोई लड़की होती तो हम इसको शी यूज़ करते, नॉन लिविंग होती तो ऐसे ऐसे हम इट यूज़ करते या समथिंग और यूज़ करते, तो चेंज करते हैं। जो हम इसके बदले, नाउन के बदले, सब्जेक्ट के बदले यूज़ करते हैं, इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये हो गया आपके लिए बेसिक। अब सेकंड चीज़ आती है जो आपको सिलेबस में है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब कोई हमारा सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन सा है, जैसा कि माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये हमारी एग्जाम्पल हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अब हम समझेंगे कैसे इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर यह बताया, अफरीदी कुकड डिनर फॉर सचिन, अफरीदी ने डिनर किसके लिए कुक किया, सचिन के लिए किया। अब यहाँ पर अफरीदी है जो सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए काम हो रहा है वो सचिन है, तो ये दो डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव कहाँ यूज़ होगा, जहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होंगे। जैसा कि यहाँ पर अफरीदी कुक डिनर फॉर हिमसेल्फ, अगर यहाँ पर आप ये लिखोगे, देखो यहाँ पर आप देखो, हिमसेल्फ जब यूज़ हो कि खुद के लिए उसने कुक किया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसा कि शॉर्टकट आपको बताता हूँ, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है आई लव यू, इसमें क्या है, आई एंड यू जो है क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, यू डिफरेंट है। देखो, आई मैं हूँ, यू कोई और है, तो ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर ये लिखेंगे आई लव माई सेल्फ, इसका मतलब है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी मैं हूँ और मैं खुद से कर रहा हूँ प्यार, तो मैं के यहाँ पे क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ। आई के बदले क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे ये, अगर मुझे कोई यहाँ पर कोई भी समरी दी होगी, वहाँ पर ये लिखोगा आई लव मी, तो ये गलत हो जाएगा, मी नहीं आएगा, तो मी को चेंज करके हम माई सेल्फ करेंगे। तो ऐसे हमने गलतियाँ निकालनी है अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की गलती हो। जैसा कि हमारी जो समरी दी हुई है मॉडल पेपर पे, जो आपको मैंने ऊपर दिखाई, उसमें एक यहाँ पर सेंटेंस है, आई मेड मी वर्क। आई मेड मी वर्क क्या होता है, अब यहाँ पर इसने बोला आई मेड मी वर्क, आई खुद जो है, एंड मी जो है इसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट है, तो मी यहाँ पर नहीं आएगा, तो माई सेल्फ आएगा। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए माई सेल्फ आएगा, किसी और के लिए बात करता उसके लिए, अगर लड़का होता तो हिम सेल्फ, लड़की होती हर सेल्फ आता, तो इसलिए आई मेड मी वर्क के बदले आई मेड माई सेल्फ वर्क।
अगर आपको यहाँ पर जो आपकी समरी होगी, जिसको आपने एडिट करना होगा, ऐसी कोई भी मिस्टेक होगी, आप ईज़िली निकाल पाओगे कि हाँ, आई मेड मी वर्क तो होता नहीं है, आई मेड माई सेल्फ वर्क होगा। तो ऐसे आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो मिस्टेक है, वो सॉल्व हो जाएगी। अब सेकंड जैसा कि आपको है टेंसेस। टेंसेस में भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। टेंसेस के लिए अगर आप देखें, आपको कम से कम 1 मंथ लग जाता है पूरा सीखने को, अगर हम डिटेल में सीखें। बट जो आपको गलतियाँ वहाँ पर हो सकती हैं, उसको आपने देखना है कि ये गलतियाँ आपसे ना हो सकें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कोई भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ होगा, कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी, वहाँ पर आपने ये देखना है कि वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट पे होती है हमारी आईएनजी फॉर्म। जैसा कि मैं आपको बताऊँ सिंपली, मैं लिखता हूँ कोई चीज़, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी राइट, WRIT राइट। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में चली जाएगी, तो वो हो जाएगी रोट। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिटन आ जाएगा, WRITTN रिटन। एंड लास्ट में राइटिंग आ जाएगा, ING फॉर्म होगी। तो ये होती है वर्ब की फॉर्म्स। तो ऐसे ही हमें वर्ब की फॉर्म लगती है। जब हमें प्रेजेंट में कोई सिंपल टेंस होगा, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। एंड साथ ही में जब कोई हमें कोई और चीज़ हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एस और ES कहाँ लगेगा? एस और ES थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा? ही शी इट। थर्ड पर्सन हम किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं है, उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। जो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हम किसी और की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसी और की, तो वो थर्ड पर्सन है जब वो मेरे सामने नहीं है। एंड मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ, वो सेकंड पर्सन होता है। मैं अभी किसी के साथ बात करूँ, या मैं आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात करूँ, तो अब मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आपके साथ बात करूँ, अब सेकंड पर्सन है। हम किसी और के बारे में बात करेंगे कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो वो थर्ड पर्सन हुआ। ऐसे ही जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, उसके साथ एस या ES लगेगा। जैसा कि मैंने अपना लिखा आई वॉक, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास आई के बदले यहाँ पर आई यूज़ हुआ, ही शी इट यूज़ होगा, तो वॉक के बदले वॉक्स हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब के साथ प्लस साथ में एस जुड़ जाएगा, वॉक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ही वॉक्स। तो आपको जब भी कोई समरी होगी, वहाँ पर ही शी इट होगा। अगर वहाँ पर जो वर्ब है उसके साथ एस नहीं होगा, तो आपने एस लगाना है। अगर कोई ही शी इट लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा है वॉक, ही वॉक, शी वॉक या इट वॉक, तो वहाँ पर आपने एस लगाना है। इसका मतलब वहाँ पर उसने मिस्टेक किया, एस नहीं लगाया। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा बहुत देखना है इसमें। ऐसे थोड़ा बहुत फॉर्मूले आपने देख के रखने। जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, कोई भी काम ऐसा हो जो चल रहा हो, उसमें आपको आईएनजी फॉर्म लगती है, साथ में इज एम आर, जैसा कि यहाँ पर आ जाता है वॉकिंग। परफेक्ट में आपको यहाँ पर देख सकते हैं हैज़ एंड हैव, यहाँ पर भी आपने ध्यान देना है। आपको कभी ऐसी कोई मिस्टेक हो सकती है, हैव की जगह आप हैज़ लगा दोगे, हैज़ की जगह हैव लगा दोगे। वो कैसे सॉल्व करनी है? आपको हैव कहाँ लगाना है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। जब भी आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है? हैव लगाना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हुआ? आई। आई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। एंड साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, जैसे यू वी दे, इन सब के साथ साथ ही में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हैव लगता है। ये थोड़ा याद रखना है। जैसे कि आई हैव वॉकड, एंड आप यूज़ कर सकते हैं आई के साथ आई हैव वर्कड। एंड ऐसे ही यू हैव वर्कड, वी हैव वर्कड, दे हैव वर्कड। अगर आपको यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसा कि ही शी इट, अगर ये हुआ, आपने फिर वहाँ पे हैज़ यूज़ करना है। ही हैज़ वर्कड, शी हैज़ वर्कड, इट हैज़ वर्कड, तो यहाँ पर हैज़ आ जाएगा फिर उसके बाद। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपने हैव और हैज़ कहाँ आएगा, तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान देना। अगर हम देखें टेंसेस की बात करें, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। ऐसे अगर आप देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला कोई वर्ड हुआ, तो वहाँ पर आपने हैज़ और हैव यूज़ करना है। हैव वही जैसा कि मैंने आपको बोला कहाँ यूज़ होता है, और हैज़ यहाँ पे यूज़ होता है। टेंसेस की आपको बेसिक जो हैं वो मिस्टेक होती हैं, ज़्यादा लंबी मिस्टेक्स नहीं होती। जैसे कि कोई कंटिन्यूअस है, वहाँ पर उन्होंने थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगा दी, बट वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगती है जो कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो कोई भी हो। देखो कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सब में क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म लगता है। बट यहाँ पर हमें आई लगेगा, यहाँ एम लगेगा, एम इज एम है आर। यहाँ पे हमें वाज या वेयर लगेगा, सिंगुलर के साथ वाज, एंड जो प्लूरल होंगे वेयर लगेगा, एंड विल भी लगेगा यहाँ पे फ्यूचर में। तो बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है टेंसेज में। टेंसेज का बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, ताकि आप फार्मूले इसके ध्यान में रख सको। उसके बाद हमें आता है पंक्चुएशंस। देखो पंक्चुएशंस में आपने क्या याद रखना है? पंक्चुएशन में आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप है। मैं इसको फुल टास्क बोलने वाला था। फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को हम पीरियड बोलते हैं या फुल स्टॉप बोलते हैं। फुल स्टॉप कहाँ आता है? जब हमारी स्टेटमेंट एंड हो जाती है, या हमारा सेंटेंस खत्म होता है। जब आपको लगे कि बात खत्म हो रही है, जब हमारी स्टेटमेंट खत्म हो रही है, वहाँ पर फुल स्टॉप डालना है। फिर आपको कामा कहाँ डालना है? जब भी हमें कोई आइटम सेपरेट करने हैं, या हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेपरेट करनी है, अलग करनी है, तब हम कामा यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, या जब कोई हमें क्वेश्चन पूछता है। एक्सक्लेमेशन कहाँ पूछते हैं? जब कोई स्ट्रांग इमोशन यूज़ होता है, सरप्राइज यूज़ होता है। कॉलन कहाँ होता है? जब हमें कोई यहाँ पर लिस्ट आगे बतानी होती है, उससे पहले हम कॉलन बताते हैं। कोटेशन मार्क कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें डायरेक्ट स्पीच इंडिकेट करनी होती है। अब ये आपको आगे समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। देखो अब आता है नरेशन। नरेशन में आपको नरेट करनी होती है स्पीच। स्पीच हुई किसी की बात, इसमें हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट में क्या होता है? देखो मुझे कोई रास्ते में मिला, या मुझे कोई लड़की रास्ते में मिली, उसने मुझे बोला मैं स्टोर जा रही हूँ।
अब मैंने वही वर्ड उसके सेम टू सेम बोले किसी और को, कि वो बोल रही थी कि मैं स्टोर जा रही हूँ, मैं स्टोर जा रही हूँ। अब मैंने उसी के वर्ड यूज़ किए ना, मैं स्टोर जा रही हूँ। अब मैं तो नहीं जा रहा हूँ, बट मैं उसके यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं डायरेक्ट। जब भी आपको पैसेज में डायरेक्ट स्पीच दी गई हो, उसको आपने इनडायरेक्ट बताना है। इनडायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि इनडायरेक्ट कैसे चेंज करोगे? शी सेड दैट शी वाज़ गोइंग टू द स्टोर। तो आपको अगर वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है पैसेज में, तो शी सेड, तो आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, तो आपने इन्वर्टेड कॉमा डालना है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमे होते हैं। अगर आपको उसकी कोई बात इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में फिर आपको इन्वर्टेड कॉमे नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर आप, जैसा कि डायरेक्ट स्पीच होगी, इनडायरेक्ट हम इसको कैसे चेंज करेंगे? अब हम इनडायरेक्ट में इसकी बातें उल्टी तरीके से बोलेंगे। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर। वो बोल रही थी कि वो स्टोर जा रही है, वो स्टोर जा रही है। अब उसी का बात बोलना है कि वो स्टोर जा रही है। यहाँ पर उसी के वर्ड बिल्कुल मैंने कॉपी पेस्ट किए, यहाँ पर मैंने चेंज किए। तो जो हम वर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, जहाँ हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में ये तो नहीं होगा कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, इसलिए आपको अगर हुआ भी, वो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच कोई दी होगी, वहाँ पर अगर इन्वर्टेड कॉमे नहीं हुए, आपने इन्वर्टेड कॉमे डालने हैं। एंड साथ में थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच होगी, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमे नहीं होने चाहिए। तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करो या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट चेंज करो। अगर आपको ऐसा होता, तो आपने फिर ये टेबल भी याद रखना होता। ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट वाला इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना होता, तो आपने ये टेबल याद रखना होता, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आपको कोई एरर होगा कंजंक्शन में। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो यहाँ पर, मतलब वर्ड्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। जैसा कि हमारे जो यहाँ पर कंजंक्शन वर्ड्स हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, बिकॉज, इफ, आइदर, नार, आर, नाइदर, नार, ईटीसी, इन वर्ड्स को हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे आपने यूज़ करने हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे, यू कैन गो टू द स्कूल और स्टे एट होम। अब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है समरी में, यू कैन गो टू द स्कूल, एंड साथ में यहाँ पर फिर कामा दिया है स्टे एट होम, तो कामे के बदले आपने आर यूज़ करना है, और स्टे एट होम। ऐसे आपको कंजंक्शन वर्ड यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि डू यू वांट टी और कॉफ़ी, क्या आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी पसंद है? बट यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर टी के बाद कामा है फिर कॉफ़ी है, तो यहाँ पर आपको उल्टा हो जाएगा, कामे के बदले आपने और यूज़ करना है। अगर आपको है डू यू वांट टी नार कॉफ़ी, नहीं, नार नहीं आएगा, आर आएगा। तो ऐसे ऐसे आपने वर्ड्स को देखना है कंजंक्शन कहाँ कहाँ आता है। फिर हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें रिलेशनशिप बताते हैं नाउन्स या फिर प्रोनाउंस की, या फिर प्रोनाउंस और अदर वर्ड्स की। तो ये हमें किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे? जैसा कि हमारे पास लोकेशन के लिए, जब हम कोई लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर हमें ऑन, अंडर, इन यूज़ होता है। जैसा कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो हम यहाँ पर ध्यान देना है, अगर बुक हमारी किसी के टेबल के ऊपर है तो हम ऑन यूज़ करेंगे। द कैट इज़ अंडर द बेड, यहाँ पे अंडर यूज़ हुआ। कीज़ आर इन द ड्रायर, तो यहाँ पे इन यूज़ हुआ। तो यहाँ पर हम लोकेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं कहाँ पर है। यहाँ पे ऊपर आ जाता है, इसके अंडर आ जाता है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर डायरेक्शंस को भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि टुवर्ड्स, अवे, एट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर टाइम को भी एक्सप्लेन करता है, जैसे कि एट, ऑन, टू, एट 6 o'clock, ऐसे बाकी भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी भी एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशन की, इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, टू, फ्रॉम, विद, बाय, फॉर, फॉर, ऑफ, अबाउट। तो ये यहाँ पर हमारे प्रीपोजिशंस के वर्ड्स हैं, हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हमें आता है चेंज ऑफ वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस में हमारे पास दो वॉइसेस होती हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। देखो एक्टिव वॉइस में हमने क्या करना होता है? सब्जेक्ट्स परफॉर्म द एक्शन, सब्जेक्ट्स रिसीव द एक्शन। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, अब यहाँ पर का जो डॉग है वो काम कर रहा है। द डॉग चेस द कैट, डॉग ने किसको चेस किया? कैट को। हमने हमने एक्टिव वॉइस में लिखा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है ना। सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट जो है डॉग है वो परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कैट को चेस कर रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स ने परफॉर्म किया, हमारी एक्टिव वॉइस होगी। पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, सब्जेक्ट जो है हमारा, जो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट हमारा क्या था? डॉग था, वो एक्शन को रिसीव करेगा। अब चेंज हो जाएगा। अब पहले हम कैट को लिखेंगे, द कैट वॉज चेस्ड बाई द डॉग। अब जो बिल्ली है वो इसको कौन चेस कर रहा है? डॉग चेस कर रहा है। अब पहला हमारा एक्टिव वॉइस में क्या था? डॉग चेस कर रहा है कैट को। अब पैसिव में क्या चेंज हो जाएगा? कैट पहले आ जाएगा, कैट, फिर उसके बाद क्या जाएगा? वॉज चेस्ड बाई डॉग। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करो, बट आपको ध्यान देना है हमारा जो एक्टिव वॉइस है करेक्ट है या नहीं है, हमारा पैसिव वॉइस करेक्ट है या नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आपको पूरा ये आता कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एग्जाम में कोई पूछा जाता, तो आपको ये टेबल याद रखना होता, बट आपको ऐसा नहीं है। आपको सिंपली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को ध्यान रखना है कि हमारे करेक्ट होने चाहिए। अगर हमें कोई ऐसा यहाँ पर है द कैट वॉज चेस्ड बाई द डॉग, तो हमारा वो परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ क्या ये परफेक्ट है या नहीं है, पैसिव वॉइस में ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं। ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, और ऐसी आपने मिस्टेक्स जो हैं वो ऊपर निकालनी है और अपनी पैसेज को करेक्ट करना है। तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जो आपको 8 मार्क्स का होता है,
एडिट द फॉलोइंग पैसेज। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने पैसेज में क्या चीज़ें एडिट करनी है। ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पर दिमाग लगाएंगे यार क्या इसमें होगा कुछ या नहीं है, क्या यहाँ से कोई मिस्टेक होगी, क्या यहाँ से कोई एरर होगा, क्या हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपको सिर्फ वही चीज़ें एडिट करनी है जो आपने अभी सीखी, उसके अलावा नहीं करनी है कुछ भी। अब जैसा कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जब आप पेपर देखोगे आपने देखना है अच्छा ये वाला लाइन मैंने पूरा स्टडी किया, यहाँ से क्या मिस्टेक है, अच्छा ये है, वहाँ पे आपने पेपर पे टच किया, फिर आपने वही पूरा सेम टू सेम जो आपने गलती निकाली उसका यहाँ पर पूरा सेम पैसेज लिख लिया। जैसा कि यहाँ आपने देखा आई वॉज लकी टू हैव सो गुड टीचर्स, आपको लगा सो यहाँ पे नहीं आएगा, गुड की बात सच आएगा, पहली मिस्टेक है सच, तो आपने अपने आंसर शीट पे लिखा आई वॉज टू हैव सच, आई वॉज लकी टू हैव सच गुड टीचर्स, तो आपने सच लिखा, गुड टीचर्स, सैड गुरुदेव, ऐसे से आपने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो ऐसे आप पूरी पैसेज भी लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, बट आपके पास एक और ऑप्शन भी है, वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम भी बच जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऊपर पैसेज पढ़नी है, उसमें देखना है अच्छा पहली मिस्टेक क्या है। जब आपने देखा आई वॉज लकी टू हैव सच गुड टीचर सैड गुरुदेव, यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक आ जाती है कि यहाँ पर जो है आई वॉज लकी टू हैव सच गुड टीचर्स, ये एक नरेशन का पार्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, गुरुदेव ने ये बातें बोली हैं, सैड गुरुदेव ये बातें बोली हैं, तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपने लिखना ये लिखा जो आपको मिस्टेक निकली कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, लिखा आंसर इन्वर्टेड कॉमा में डाला, फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, सैड गुरुदेव, आपका पहला यहाँ पर पार्ट जो है वो ईजी हो गया। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि यहाँ पर नरेशन डायरेक्ट स्पीच जो है और उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं, ये हमें यहाँ पर मिस्टेक निकली। सेकंड मिस्टेक आप लिख सकते हैं सो गुड टीचर के बदले सच गुड टीचर की, यहाँ पर सो गुड टीचर नहीं आएगा, सच गुड टीचर आएगा, क्योंकि गुड के सब पहले हमें सच लगेगा, सो नहीं लगेगा। फिर आपने नेक्स्ट लिखना है गेटिंग ऑन बिफोर द क्रैक ऑफ डेमन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको गेटिंग ऑन बिफोर नहीं होता है, राइजिंग बिफोर होता है। गेटिंग ऑन पूरा हट जाएगा, यहाँ पर आएगा राइजिंग बिफोर। फिर आपने यहाँ पर देखना है आई वॉज फीलिंग रिलैक्सड बट आई फेल्ट रिलैक्सड, आई वॉज फीलिंग रिलैक्सड नहीं आएगा, जब पूरा सेंटेंस पढ़ोगे आई फेल्ट रिलैक्सड आएगा। आई वॉज अबाउट टू गो फॉर ए ट्रांस, अब यहाँ पर आई वॉज अबाउट टू गो फॉर ए ट्रांस, ट्रांस का पहले मतलब पता होना चाहिए ना कि ट्रांस का कोई रूम है, कोई क्या सिस्टम है, क्या मसला है, ट्रांस का क्या मतलब होता है। देखो आपको ट्रांस का मीनिंग पता है, आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे। देखो ट्रांस का मतलब होता है बेखुद हो जाना, मतलब जैसा कि मेरी जान निकल गई, ऐसी वर्ड आप देखो मेरी जान निकल गई, तो हम क्या बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू गो फॉर ट्रांस, नहीं आई वॉज अबाउट टू इंट्रा ट्रांस, मैं मतलब ट्रांस में चला गया, तो ये गो फॉर ट्रांस नहीं होता। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन चेंज करना है, टू गो के बदले इंटर यूज करना है। गुरुदेव लिफ्ट्स हिज हैंड बट गुरुदेव रेज्ड हिज हैंड्स, यहाँ पे हम आप देखो ना उसने हैंड रेज किया, लिफ्ट कौन करता है, तो यहाँ पर आपको ये चेंजिंग करनी है। फिर ज्वाइंड देम टुगेदर, जब ज्वाइन देम टुगेदर यहाँ पर है तो ये सिंपली ज्वाइन देम वही होता है ना, ज्वाइन देम एंड ज्वाइन देम टुगेदर, बट यहाँ पर टुगेदर हट जाएगा, ज्वाइन देम आ जाएगा। तो ऐसे आपने इसकी मिस्टेक्स को देखना है, ऐसे आपने लिखना है। अब आपको जो भी यहाँ पर पैसेज दी जाएगी उस पैसेज में आपने देखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मिस्टेक, टेंसेस की, पंक्चुएशन की, नरेशन की, कंजक्शन की, प्रीपोजिशन की एंड चेंज ऑफ वॉइस की, कोई भी मिस्टेक है आप इजीली निकाल सकते हो। जब भी आप सेंटेंस स्टडी करोगे आपने क्या करना है, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है, इस सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ा, फिर इसमें देखा चाहे इसमें कोई गलती है, फिर सेंटेंस वाइज दो दो सेंटेंस को देखो, दो दो सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझो क्या इसमें गलती है, फिर देखो इसमें गलती है। जब आप समझोगे कि हाँ इस यहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया, यहाँ तक तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे जो है कोई गलती नहीं है, फिर मैंने यहाँ से यहाँ स्टडी किया, फिर मैंने देखा अच्छा यहाँ पर ये टेंस गलत है, अच्छा यहाँ पर प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पे कंजंक्शन गलत है, अच्छा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा डालना था क्योंकि यहाँ पर नरेशन थी। तो ऐसे ऐसे आपने करके मिस्टेक्स को सॉल्व करना है, आपकी मिस्टेक्स जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगी और आपकी पैसेज जो है वो ईजिली निकल जाएगी। ये तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का। बाकी अगर आपने कोई तरीका और सीखा है सिंपल से सिंपल, वो सभी आपके लिए गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप ये वाली चीज़ें निकाल पाओगे। अपना सिलेबस भी ओपन करके देख सकते हैं, क्या आपको सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको पूछी गई हैं।